नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक आपको शायद चौंकाएगा, निश्चय ही चौंकाएगा, क्योंकि ये शीर्षक लिखते समय मुझे भी 2 बार सोचना पड़ा। शीर्षक के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आज आपको मेरी बात शायद ज़्यादा देर तक सुननी पड़ेगी। विषय इतना गूढ़ है कि मैं इसे एक कैप्सूल की भांति इसे आपको कैप्सूल देके आपको नहीं समझा सकता। थोड़ा मुझे लंबे में विस्तार से जाना पड़ेगा और ये जानता हूँ कि लंबे वीडियो अनदेखे रह जाते हैं, उनकी उपेक्षा कर दी जाती है, बीच में सुनने से बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ तो मेरी अपनी फितरत और कुछ विषय की मांग, इसके चलते मैं संक्षिप्त नहीं हो पाऊँगा और आज का वीडियो शायद सामान्य से अधिक लंबा हो जाए। आप ठीक समझें तो कृपा करके सुनिएगा, देखिएगा और बड़ी कृपा होगी। मैं विष्णु बैरागी और सदैव की तरह आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें, और जैसा कि मेरी परंपरा है हमारी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझ पर कृपा प्रसाद बरसा रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर भी जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं बहुत लालची आदमी हूँ। भले ही बैरागी हूँ लेकिन बाल बच्चेदार बैरागी हूँ, इसलिए कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मदद कीजिएगा। मित्रों, जब सरकार नई बनी थी और स्पीकर किसे बनाया जाए ये बात सुगबुगाहट चल रही थी, सब कुछ जिसे कहीं के अनुमानों के पर्दे के पीछे था। मुझे पहले क्षण से पूरा विश्वास था कि बनेंगे तो बिरला जी ही, दूसरा तो कोई स्पीकर बनेंगे नहीं। क्योंकि सीधा सीधा कारण है कि इस बार भाजपा अल्पमत में है, सुस्पष्ट बहुमत में नहीं है। ऐसे में भाजपा अपनी कोशिश करेगी कि उसे सुस्पष्ट बहुमत मिल जाए, और ये मनोकामना पूरी करने के लिए स्पीकर ऐसा होना चाहिए, इतना वफादार होना चाहिए, जो मालिक के कहने से पहले ही वो सब कुछ कर दे जो मालिक चाहता है। आप देखेंगे स्पीकर की भूमिका विधायी सदनों में सत्तारूढ़ पार्टी को संतुलित करने, ताकत देने, कमज़ोर करने में बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। एक संदर्भ दे रहा हूँ बिना हुए बात के, कि जब 1967 में मध्य प्रदेश में डीपी मिश्रा जी की सरकार गिरी थी, तब आज भी कहा जाता है कि यदि तत्कालीन विधानसभा स्पीकर काका काशी प्रसाद पांडे चाहते तो वो सरकार बच जाती। लेकिन पांडे जी मिश्रा जी से खुश नहीं थे और वो सरकार गिर गई। तो स्पीकर का महत्व इतना होता है कि सरकार के बनने, बिगड़ने, बनाए रखने और गिराने में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए वफादारी के मामले में बिरला जी अपने 5 साल पहले जो कुछ अपना अनुभव बता चुके हैं, जो कुछ प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके तहत उनकी वफादारी असंदिग्ध हो गई थी। मोदी और शाह को अपनी हकीकत पता है कि वो इस वक्त अल्पमत में हैं और ऐसे लोगों की कृपा पर निर्भर हैं जिन्हें वो 2 कौड़ी का मानते रहे हैं, जिन्हें वो बिल्कुल कबूल नहीं करते हैं, उनका कोई महत्व महसूस नहीं होने देते हैं। तो ऐसे लोगों के रहमो करम पे जिंदा रह के सरकार चलाना इन दोनों को कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है। सरकार अब बीजेपी और शाह की नहीं है, मोदी की नहीं है, अब सरकार एनडीए की है, और यही बात मोदी शाह को खटकती है। इन्हें दोयम दर्जे की हैसियत पसंद नहीं है, क्योंकि इन्हें आदेश निर्देश देने की, हाँकने की, हड़काने की आदत है, सुनने और किसी की बात मानने की आदत बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी सदन में भाजपा का आंकड़ा 272 प्लस बना देना चाहते हैं, और स्पीकर की मदद के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इसका नमूना हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं, ये प्रयोग वहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है। स्पीकर ही फैसला लेगा जो भी लेना होगा, क्योंकि विधायी सदन के मामले में स्पीकर अंतिम निर्णायक व्यक्ति होता है, और स्पीकर के निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष न्यायालय में जाएगा। लेकिन न्यायालय की शरण जब जाएगा, न्यायिक निर्णय आएगा, तब तक 6, 8, 10, 12 महीने, साल भर वो बीत चुका होगा। तब तक राजनीतिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदलकर स्थायी रूप से अपना स्थायी रूप ले चुकी होंगी, और वो ऐसे ले चुकी होंगी कि न्यायालय के फैसले भी कई बार फिर प्रभावी हो जाते हैं। तो ऐसे काम के लिए ओम बिरला बिल्कुल फिट बैठते हैं। सांसदों को निलंबित करके, थोक भाव में निलंबित करके, लगभग कुल मिला के 144 विधायक सांसद उन्होंने निलंबित किए थे। तो सांसदों को निलंबित करके बिना चर्चा के महत्वपूर्ण विधायक पारित कराने के अरमान सरकार के अपने बिरला जी पूरे कर चुके हैं। ऐसे में अब लोकसभा में मोदी शाह की नज़र, भाजपा की नज़र उन लोकसभा सदस्यों पर है
जो पार्टी के नाम पर एक एक, दो दो, तीन तीन सदस्यों की संख्या में हैं, और उन्हें कैसे निगल लिया जाए, भाजपा में कैसे शामिल कर लिया जाए, इसमें मदद यदि कोई कर सकता है तो केवल इस पे का ही कर सकता है। तो इसलिए 272 प्लस का अरमान पूरा करने का प्रभावी औजार इले देख एक बचते हैं, नज़र आते हैं, अपने बिरला जी नज़र आते हैं। तो इसलिए बिरला जी का आना तो मुझे बिल्कुल पक्का लगा था, और बिरला जी को मैं सोचता हूँ कि उन्हें लाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि भाजपा की स्थिति 272 प्लस में ला दिया जाए। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ मोदी शाह ने एक काम और किया जिस पर मेरा ध्यान बाद में गया। उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया है, शायद दुनिया को भी, कि भाजपा के पूर्ण बहुमत वाली सरकार के विरुद्ध दिए गए जनादेश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। वे इस जनादेश को जूते की नोक पर रखते हैं। वो साबित करना चाहते हैं कुछ भी नहीं बदला है, इसीलिए प्रधानमंत्री वही है। ये शायद बात मैंने पहले भी कहीं कही हो, सारे मंत्री भी वही हैं, मंत्रियों के विभाग भी वही हैं, स्पीकर भी वही हैं, और जनता और प्रतिपक्ष इस भ्रम में न रहे कि मोदी शाह की अकड़ और पकड़ में चिमटी भर भी कमी हो गई है। इसलिए रस्सी जल जाने के बाद भी वो अपनी ऐंठन बनाए हुए हैं, न तो हमारी अकड़ गई है न हमारी पकड़ गई है। तो मोदी शाह साबित करना चाहते हैं कि सब कुछ वही का वही है, वैसा का वैसा ही है, पूर्व की निरंतरता बनी हुई है। इसलिए लोग इस भ्रम में नहीं आ जाएं कि हम कमज़ोर हो गए हैं। दोनों इस सब में ये भुलावा बनाए रखना चाहते हैं देश में कि वे प्रतिपक्ष को वे तब भी कुछ नहीं समझते थे, और अब जैसे कि गठबंधन की सरकार बन जाने के बाद भी अभी भी कुछ नहीं समझते हैं। हम किसी से नहीं डरते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनका ये सोच शायद उनकी एक बड़ी चूक है, और ये चूक करने की उम्मीद मित्रों मुझे नहीं थी। इस बार विपक्ष भरपूर प्रभावी है, उसे अपनी बढ़ी हुई शक्ति की जानकारी नहीं है, भाजपा की घटी ताकत और नैतिक ताकत में हुई कमी का भी पूरा पूरा एहसास है, खूब पता है। अब विपक्ष, आज का विपक्ष लाचार, विवश और मोदी, शाह और बिरला की मनमानी झेलने को मजबूर दशा में नहीं है। बिरला के तेवर, व्यवहार और लहजा, इन दोनों ऐसा लग रहा है, मुझे हतप्रभ हो रहा हूँ मैं, चकित हो रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे विपक्ष को वो विपक्ष नहीं मानते हैं, शत्रु मान के उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और इस बात अच्छी बात यह है कि विपक्ष भी इस बात को जानता है और समझता है। विपक्ष को पता है कि बिरला उसे नाम मात्र का भी सहयोग नहीं करेंगे, इसका उल्टा उन्हें नष्ट कर देने के लिए क्षण प्रतिक्षण प्रयत्नरत रहेंगे। ये बात विपक्ष भी जानता है। बिरला जी प्रतिपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई जागीरदार अपने खेतीहर बंधुआ मजदूरों के साथ करता है, या किसी देहाती पुलिस चौकी का प्रभारी उस गांव के नीची जात वाले लोगों के साथ व्यवहार करता है। ऐसा व्यवहार प्रतिपक्ष के साथ कर रहे हैं। और हमने देखा दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो व्यवहार किया उन्होंने, वो बहुत चकित करने वाला था, सर्वथा अनपेक्षित था, अनुचित था। यानी चलो बैठो, कहा तो उन्होंने चलो बैठो, लेकिन जिस तरह से कहा वो अत्यधिक आपत्तिजनक, शोभजनक, हतप्रभ कर देने वाला था। उन्होंने कहा चलो बैठो। ये इस तरह से हुड्डा जी को कहना, उन हुड्डा जी को कहना जो संसदीय अनुभव में बिरला जी से ज़्यादा अनुभवी हैं। बिरला जी तीसरी बार सांसद बने हैं, जबकि हुड्डा जी 5 बार के सांसद बने हुए हैं। उन्हें, और उनकी जीत भी बिरला जी की जीत से 3 गुना अधिक वोटों से हुई है। ये हुड्डा की शराफत है कि उन्होंने पलटकर बिरला जी की भाषा और लहजे में कोई जवाब नहीं दिया। और आप याद कीजिए, मैं कल्पना कर रहा हूँ, बिरला जी ने यदि इसी लहजे में यही बात पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावण को कही होती, इस तरह सड़काए होता, तो बिरला जी कहीं के नहीं रहते होते, शक्ल दिखाने काबिल नहीं होते। पता नहीं उन्हें मुझे लगता है अपने बिरला जी भूल जाना चाहते हैं कि स्पीकर लोकसभा का कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है, और लोकतंत्र में स्पीकर को प्रतिपक्ष का संरक्षक विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि सरकार के पास तो अपने बचाव के सारे साधन होते हैं, सारी व्यवस्था होती है, प्रतिपक्ष साधनहीन होता है। तो ऐसे में प्रतिपक्ष पूरी तरह से स्पीकर के रहमो करम पे, उसके संरक्षण पर निर्भर होता है। तो इसलिए प्रतिपक्ष की स्वाभाविक जिम्मेदारी होती है
क्षमा कीजिए, स्पीकर की स्वाभाविक जिम्मेदारी होती है कि प्रतिपक्ष की चिंता करे, उसे समुचित संरक्षण दे। और स्पीकर न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को साथ लेकर चलना और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा पूरा मौका देना, और जब वो बोलता रहे उस समय कैमरा प्रतिपक्ष नेता पर बनाए रखना, यह स्पीकर की अघोषित जिम्मेदारी है। प्रतिपक्ष के नेता की बात माने न माने अलग बात है, लेकिन उसकी पूरी बात सुनी जाए, यह सुनिश्चित करना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। मित्रों, हम देख रहे हैं बिरला जी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करने में विफल हो रहे हैं। स्पीकर लोकसभा का मालिक नहीं होता, वह लोकसभा के सदस्यों में सर्वप्रथम होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सारे समान, वो स्पीकर भी सारे लोकसभा सदस्यों के समान ही होता है, लेकिन उन सबसे पहला होता है, सबसे प्रथम होता है। लगता है बिरला जी लोकसभा को अपनी जैसे कहिए कि ट्रस्ट की संपत्ति नहीं मानकर अपनी निजी जागीर मान रहे हैं और ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। और यही बात मुझे चकित करती है, आश्चर्यजनक है। और जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि बड़ी सोच समझ के, बड़ी हिम्मत करने के बाद ये बात कह रहा हूँ। मुझे लगता है, मुझे याद आती है उनका व्यवहार देख के, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। हमारे मानस मुझे गोस्वामी तुलसीदास याद आते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, वाकी मति पहले ही हर ले ही। मुझे सुंदरकांड में विभीषण याद आते हैं, जो रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुमति कुमति सब। जब रावण सीता को वापस करने से इनकार कर देता है, तब विभीषण कहते हैं कि आप सीता को वापस कर दीजिए। और क्यों कर दीजिए? वो कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। और फिर वो भरी सभा में रावण को कहते हैं, तब उर बसी कुमति विपरीता, हित अनहित मान ही रिपुपीता। मुझे लगता है कि आज स्पीकर बिरला जी के दरबार में उन्हें ये बात कहने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए बिरला जी शायद वो सब कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। गए 5 वर्षों में बिरला जी ने जो कुछ किया वो तो अपनी जगह है, लेकिन 18वीं लोकसभा के शुरुआती 5-7 दिनों में बिरला जी ने जो कुछ किया वो और कुछ नहीं था, केवल सत्ता पक्ष के हितों को साधने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोशिशें थी, और कुछ भी नहीं था। और मुझे बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ मित्रों, मैंने ये कहते हुए मेरी, जिससे कहिए कि मेरी आत्मा रो रही है। दिल्ली के पत्रकार जगत में बिरला जी को HMV कहा जाने लगा है, हिज मास्टर्स वाइस। इसकी व्यंजना को आप समझते होंगे, समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मुझे बुरा लग रहा है, आपको भी बुरा लगेगा। ये बात पता नहीं क्यों उन तक क्यों नहीं पहुंचती है। प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश में ऐसा कर बैठ रहे हैं वो बिरला जी। मैं क्या कहा कि विनाश काल विपरीत बुद्धि क्यों कहा मैंने, कि वो प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाने में ऐसा काम कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष की आवाज़ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगी है। राहुल जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नीट पर बात करने लगे, तब उनका माइक बंद हो गया या कर दिया गया, वास्तविकता ईश्वर जाने, लेकिन बंद हो गया। लगभग ऐसा ही राज्यसभा में खड़गे जी के साथ भी हुआ। ये सब क्यों किया गया था? इसलिए ताकि दोनों की बातों का दम घुट जाए और बात दोनों सदनों में ही मर जाए, लेकिन उल्टा हुआ। राहुल खड़गे को इसको फायदा मिला, वो मोदी का फायदा करना चाहते थे स्पीकर, फायदा प्रतिपक्ष को हुआ। और जो बात दोनों सदनों में दबाई गई थी, वो 7 समंदर पार तक गूंजने लगी। इंटरनेशनल प्रेस ने इस बात का नोटिस लिया। नुकसान करना चाह रहे थे प्रतिपक्ष का, नुकसान कर बैठे अपने स्वामी का। ऐसा लगता है कि राजा की नाक पर बैठी मक्खी को हटाने के लिए पहरेदार ने तलवार का उपयोग कर लिया। यदि इस मामले में जो मुझे लगता है, बिरला जी की जगह यदि मोदी शाह ने किसी और को स्पीकर बना दिया होता, उनकी जगह में होता तो ये करता, तो कम से कम नए स्पीकर को जानने, समझने, सेटल होने में लगभग साल भर का मौका मिल जाता, जिसे आप रियायती अवधि कह सकते हैं। इस अवधि में लोग बिरला जी के गए 5 साल के कारनामों को बिल्कुल भूल जाते। कारनामे यानी प्रतिपक्ष के आवाज़ को दबाने की कोशिशों को,
कारनामे के कारणों से मेरा मतलब ये है, तो तब तक लोग उनको भूल जाते हैं और नए स्पीकर के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन बिरला जी ऐसा हमारे दोनों नेताओं ने ऐसा नहीं किया, बिरला जी को बैठा दिया। और दुर्भाग्यवश हुआ ये कि बिरला जी के बैठते ही पहले ही दिन से इनके सारे कारनामों का लेखा जोखा लिखना शुरू हो गया है। जैसा मैंने कहा ना, कारनामे इन्हें प्रतिपक्ष के प्रति बरती गई इनके व्यवहार के बारे में। अब स्थिति ये है मित्रों, साफ साफ नजर आ रहा है, स्पीकर और प्रतिपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं। लेकिन दुनिया देख रही है कि बिरला जी जिस तरह से बैरभाव से प्रतिपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसके मुकाबले प्रतिपक्ष अधिक शालीन, अधिक श्रेष्ठ, अधिक सौम्य व्यवहार कर रहा है। वो पलटकर बिरला जी के भाषा, उनके लहजे में जवाब नहीं दे रहा है और अपनी तैयारी अपनी कर रहा है। प्रतिपक्ष, मजे की बात क्या है, तकनीकी कारणों से राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुद्दों पर ही बात की जाए, ये बात कह के सरकार नीट पर चर्चा करने से बचना चाह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती कर रही है। उन्होंने शब्दों में चर्चा करानी चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष नीट पर चर्चा करना चाहता है और साथ में चाहता है, जो बाद में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि पूरे इस मुद्दे पर पूरा सदन छात्रों के साथ एकजुट नजर आए। और लगभग 2 करोड़ छात्रों के परिवार इससे दुखी, हताश और परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। प्रतिपक्ष इस मुद्दे को लेकर सदन में ही रहना चाहता है, लेकिन मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मोदी सरकार और स्पीकर प्रतिपक्ष को सड़कों पर धकेलना चाह रहा है। और यदि प्रतिपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आ गया और सारे नौजवान, वो 2 करोड़ लोग देश के अलग अलग हिस्सों में बटे हुए, यदि 2 करोड़ लोग झुंड के झुंड बना के सड़कों पर आगे आने लगे, तो ये सरकार के लिए अच्छी दशा नहीं होगी। और मुझे एक बात और बड़ी अजीब लगती है, बिरला जी कोटा के हैं, कोटा संसदीय क्षेत्र के हैं। कोटा उनके संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा मुख्यालय केंद्र है और कोटा शहर को रेंटल इकोनॉमी वाला शहर माना जाता है। कोटा में सर्वाधिक कोचिंग क्लास संस्थाएं चलती हैं और पूरे देश भर के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और किराए से रहते हैं। तो कोटा के अधिसंख्य मध्यम परिवारों की आर्थिकी, इकोनॉमी इन बच्चों के से मिलने वाले किराए पर निर्भर है। तो बिरला जी पता नहीं क्यों इस महत्वपूर्ण बात को भूल रहे हैं कि यदि इस मुद्दे की अनदेखी कर दी, चर्चा नहीं करने दी गई, तो सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो उनका शहर और उनका संसदीय क्षेत्र ही प्रभावित होगा। और मुझे हैरत है कि इस बात को बिरला जी कैसे भूल रहे हैं, उसकी ये बात महसूस करने में क्यों चूक रहे हैं। जो बात रतलाम जैसे छोटे से कस्बे में बैठकर मुझ जैसा सड़क छाप आदमी जो बात साफ साफ देख पा रहा है, अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिरला जी को बात क्यों नजर नहीं आ रही है। प्रतिपक्ष के प्रति शत्रुता भाव वाला ये व्यवहार बिरला जी को इतिहास के कटघरे में खड़ा नहीं कर दे, ये मुझे शंका हो रही है, ये मुझे भय है। प्रतिपक्ष को समूल नष्ट कर देने जैसी उनकी कोशिशें उन्हें कहीं ऐसा स्पीकर नहीं बना दें कि नई सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। अब तक सर्वाधिक सदस्यों को निष्कासित करने का रिकॉर्ड ही बिरला जी के नाम पर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब एक नया कीर्तिमान बिरला जी के नाम पर दर्ज हो जाएगा, जमा हो जाएगा कि नई सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ गया। और जहाँ तक मेरी सूचनाएं हैं, दिल्ली के पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि प्रतिपक्ष ने इसकी जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। मुझे यही शंका, यही कहने के लिए आज मैंने आपसे इतनी बात की। और अच्छा स्पीकर, अपनी पार्टी का काम करते हुए भी निष्पक्ष स्पीकर कैसा होता है, इसका एक शानदार उदाहरण मुझे आज ही मिला है। वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, आज की मेरी बात पे विचार कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज की जो मेरे मन में जो दहशत बैठी हुई है, वैसा कुछ भी नहीं हो, नया इतिहास नहीं बने और हमारा लोकतंत्र दुनिया में सम्मान के साथ देखा जाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अवश्य आगे बढ़ाइएगा और मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।